विपक्ष ने बहुत आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी पर कि जिस तरीके से समय लगाया जा रहा है उसके पीछे क्या हो सकता है, क्यों जल्दी निर्णय नहीं हो रहा है मुख्यमंत्रियों को लेकर। लेकिन बीजेपी ने एक पूरी सिस्टम को फॉलो किया जिसमें पहले हर प्रदेश के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। उन पर्यवेक्षकों का चुनाव भी जो था बहुत सोच समझ कर हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उन सबका सलाह मशविरा जारी रहा, प्रधानमंत्री से भी और देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी। और उसके बाद जाकर जो तस्वीर निकली वो एक बड़ी तस्वीर की ओर भी इशारा करता है। महामंथन के बाद बीजेपी के संगठन कलश से विष्णु निकले, मोहन निकले और निकले भजन। कोई विधायकों की कतार में पीछे से उठकर आया, किसी का नाम पुकारने के बाद सब इधर उधर देखते रहे। कोई ऐसे निकल कर आया जैसे खुद पर ही विश्वास न हो कि वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और सबको दो दो उप मुख्यमंत्री भी मिले। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सवाल ये कि इस महामंथन का मकसद क्या हासिल हुआ बीजेपी को? क्या तस्वीर बनी इससे राजनीति की? क्या असर पड़ेगा इसका आने वाले चुनावों में? नए लोगों से आपका आशय अगर पद से है तो मेरा ये कहना है कि पद से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि संगठन में कितने वर्ष उसने कार्य किया है। तो नए लोगों से ये कहना कि नए लोग हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पुराने लोग हैं, उनको नए दायित्व दिए जा रहे हैं। और दूसरी बात कि जो यहाँ पर रेखांकित करने वाली बात है कि ये जो नए लोग हैं अगर ये बदलते हैं तो एक बहुत बड़ा संदेश समाज के अंदर जाता है। और ख़ासकर वो जो पार्टी के अंदर भी अपने आप को कहीं किनारे पर कहीं एक अलग से महसूस कर रहा है, उसको एक नई ऊर्जा मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने बहुत सकारात्मक काम किया है और एक पार्टी के अंदर आंतरिक संरचना के अंदर बहुत बड़ा संदेश दिया है। बीजेपी की नए नेतृत्व की राजनीति को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। हमारे 4 चीफ मिनिस्टर्स हैं, 4 में से 3 ओबीसी वर्ग के हैं। बीजेपी के 10 चीफ मिनिस्टर हैं, 1 ओबीसी वर्ग के हैं और वो भी कुछ ही दिन में चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। तो बात बहुत होती है ओबीसी की, मगर नरेंद्र मोदी जी को यह बताना है कि ओबीसी के लिए आपने किया क्या। मैंने पार्लियामेंट में उदाहरण दिया कि 90 अफसरों में से 3 अफसर ओबीसी वर्ग के। नरेंद्र मोदी जी ने उसके बारे में कुछ नहीं बोला। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ चुनावों से पहले जाति जनगणना विपक्ष का हथियार था, जिसकी विधानसभा चुनावों में टेस्टिंग चल रही थी। मोदी ने अपनी गारंटी आगे करके पहले जीत की आधारशिला रखी और जीत मिलने के बाद 2024 के चुनावों से ठीक पहले अपनी सबसे बड़ी बाजी खेल दी, जिसके बाद विपक्ष का जाति कार्ड हल्का पड़ सकता है। देखा जाए तो ये अटल आडवाणी के दौर की सोशल इंजीनियरिंग की नई तस्वीर है। कभी इसी तरह बाबूलाल गौड़, उमा भारती, राम प्रकाश गुप्त जैसे नाम आगे बढ़ाए गए थे। इस बार आदिवासी, ओबीसी और सवर्ण मुख्यमंत्री के साथ दलित, ब्राह्मण, राजपूत और ओबीसी वर्ग के उप मुख्यमंत्री भी बनाए। इन मुख्यमंत्रियों का अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो ये तीनों सामान्य कार्यकर्ता से यहाँ तक पहुंचे, साथ ही संघ की प्रयोगशाला के तपे हुए कार्यकर्ता हैं। हिंदुत्व जीवन शैली में है और विकास का मंत्र पीएम मोदी से मिलता रहेगा। इसके कई अर्थ निकलने वाले हैं। बीजेपी ये संदेश देने में कामयाब हो सकती है कि वो हर वर्ग की पार्टी है। किसी भी वर्ग का व्यक्ति शीर्ष पद तक पहुंच सकता है, ये संकेत भी शामिल है। विपक्ष के जाति कार्ड के जवाब में जातियों से परे हिंदुत्व का संदेश जा सकता है। कार्यकर्ताओं के अंदर 2024 के लिहाज से नया जोश भरा जा सकता है। नए चेहरों से नई उम्मीदें होंगी और राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी, ये उम्मीद भी है। अन्य राजनीतिक दलों से अलग पुराने नेताओं की जगह नए नेतृत्व का संदेश है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे कद्दावर उसका अदना कार्यकर्ता होता है। जो छोटे से छोटा कार्यकर्ता है वो सबसे कद्दावर है।
हमारी पार्टी में सबसे बड़ा कद्दावर नेता हमारा सामान्य कार्यकर्ता है और ये सब जो सिलेक्ट हुए हैं हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं। तो ये जो अभी आप जिक्र कर रहे हो कद्दावर नेता, वो भी तो कभी कार्यकर्ता थे, मैं भी कभी कार्यकर्ता था, बूथ का अध्यक्ष था। जब पार्टी समग्रता से विचार कर नेतृत्व तय करती है तो इसके कई पैरामीटर्स होते हैं और वो हमारा सीक्रेट है, उसको सीक्रेट ही रहने दीजिए। 2024 के लिए बीजेपी का लक्ष्य 400 पार है और इसके लिए उसे हिंदी भाषी राज्यों जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा में बड़ी बढ़त लेनी होगी। दक्षिण में बीजेपी अभी संघर्ष की स्थिति में है। नए चेहरे नई राजनीति का उद्घोष हैं, जिनका असर धीरे धीरे 2024 की चुनावी रणनीति में समझ आने लगेगा। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बनाए गए, लेकिन उसका असर बाकी राज्यों पे भी नजर आ सकता है। मुख्यमंत्री अगर छत्तीसगढ़ के बनाए जाते हैं तो उनके बारे में जिक्र देश के दूसरे हिस्सों में भी होता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात भी चलेगी तो देश के दूसरे प्रदेशों में भी बात होगी। जब 2024 पर प्रभाव की बात हम करते हैं तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्रियों की उस प्रोफाइल को भी समझना होगा और उस जातीय समीकरण को भी देखना होगा। सबसे पहले बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णु साय का नाम फाइनल किया। आदिवासी समाज से आने वाले विष्णु के दादा जनसंघ से जुड़े थे। उनके परिवार से नरहरि प्रसाद साय 1977 की जनता पार्टी में संचार मंत्री रहे। आरएसएस से जुड़े साय के पास 30 साल की राजनीति का अनुभव है। 2014 में मोदी सरकार में वो मंत्री भी रहे। हिंदुत्व की छवि वाले सुलझे नेता माने जाते हैं। सबको चौंकाते हुए जब मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो ये भी अचानक नहीं था। बीजेपी ने इसके लिए पूरी मेहनत की। ओबीसी समाज से आने वाले मोहन यादव का राजनीतिक सफर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू हुआ। आरएसएस के नगर कार्यवाहक से होते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी रहे। 3 बार विधायक चुने गए। हिंदुत्ववादी राजनीति का चेहरा है मोहन यादव। आइए अब बताते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है। ब्राह्मण वर्ग से आने वाले भजनलाल की छवि एक कर्मठ कार्यकर्ता की रही है। वो संघ और पार्टी संगठन दोनों के करीबी है। एबीवीपी से उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। 1990 के एबीवीपी कश्मीर मार्च में उनकी सक्रिय भूमिका रही। राम जन्मभूमि आंदोलन में जेल गए, सरपंच चुने गए, पहली बार विधायक बने, अब सीधे सीएम। ये तीनों तस्वीरें बीजेपी की 2024 से भी आगे की रणनीति के संकेत दे रही हैं। भजनलाल शर्मा राजस्थान में ब्राह्मण चेहरा हैं। राजस्थान में ब्राह्मण 8 से 9% हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी ब्राह्मण हैं। सनातन मुद्दे पर आक्रामक बीजेपी ब्राह्मण चेहरे को आगे करके उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में ये संदेश दे सकती है कि वो सनातन के साथ है। राजस्थान में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के रहते ब्राह्मण कांग्रेस से जुड़े थे, लेकिन उसके बाद राजनीतिक रूप से हाशिए पर थे। इस कदम के जरिए बीजेपी ने केवल राजस्थान में ये वोट बैंक साधने का प्रयास नहीं किया है, बल्कि देश भर में सवर्ण वोटर्स को एक संदेश देने का प्रयास भी है। ब्राह्मण कम्युनिटी अपर कास्ट ट्रेडिशनली बीजेपी के साथ है। बहुत सारे लोग को सवाल ये हो रहा था कि काफी ज्यादा ओबीसी का रीच हो रहा है, तो एक समन्वय प्लस डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां जो बनाए गए उनका कास्ट कॉम्बिनेशन देखिए। इशू ये है कि ये नए लोग जो आए हैं वो कितनी शिद्दत से काम करेंगे और बीजेपी लीडरशिप को लगता है कि वो एक लगन से, क्योंकि प्रूव करने की उनके अंदर एक वो जद्दोजहद होगी कि हमें प्रूव करना है अपने आप को, डिलीवरी कैसे करनी है ग्राउंड पे, एक फेयर और ट्रांसपेरेंट डिलीवरी जो मोदी गवर्नमेंट का जो अब वेलफेयर स्कीम का सबसे बड़ा हॉलमार्क हुआ है, वहां पे ज्यादा स्ट्रेस होगा कि वो डिलीवरी करें और 2024 में इन प्रदेशों में 64-65 जो भी सीटें हैं वो लेकर के आए। विष्णु साय आदिवासी वर्ग से आते हैं और अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। इसका भी राजनीति में दूर तक संदेश जाता है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने आदिवासी और पिछड़े समाज को साधा है। झारखंड और ओडिशा में आदिवासी समाज की संख्या अच्छी खासी है। बीजेपी को उम्मीद है कि आने वाले चुनावों में उसे इसका लाभ मिलेगा। साथ ही मध्य प्रदेश में भी आदिवासी समाज बड़ी संख्या में है, जिसे बीजेपी ने जोड़ने का प्रयास किया है। मोहन यादव ओबीसी समाज से आते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बिहार में आरजेडी से यादव समाज की अलग पहचान अब तक बहुत मुश्किल थी। बीजेपी ने इस वर्ग से मुख्यमंत्री बनाकर
दोनों क्षत्रपों को सीधे चुनौती दी। इसके अलावा हरियाणा में भी यादव वर्ग से अच्छे खासे वोटर हैं। मोहन यादव का असर उन पर भी बीजेपी के पक्ष में पड़ने की उम्मीद पार्टी कर रही है। बीजेपी ने हिंदी हार्टलैंड कहे जाने वाले राज्यों में अपने किले को और मजबूत किया है। 2024 की लड़ाई कितनी जटिल होगी इसका अंदाजा बीजेपी को है और वो इसके चलते कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती।